नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब किसान साथियों हम उसकी हार्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं या जब हमारे खेत में फूलों से फलियाँ की अवस्था आ जाती है, तब हम देखते हैं कि यार फूल तो इतने आए थे, तो गए कहाँ, फलियाँ इतनी कम क्यों आई, फूल ख़त्म कैसे हो गए? कहाँ पर क्या मिस्टेक रह गई? इस विषय में किसान साथियों आज डिटेल से जानने वाले हैं। कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, कुछ गलतियाँ हम कर लेते हैं। कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार कर किसान साथियों इन फूलों को बचा कर रख सकते हैं, ताकि वो किसान साथी फली में परिवर्तित हो सके और फली में दाना सही तरीके से बढ़ सके। कई बार किसान साथियों जो फलियों में दाना सही तरीके से नहीं बढ़ता है, फलियाँ पीली पड़कर झड़ जाती हैं, फली आधी पीली पड़कर सूख जाती हैं और इस प्रकार से हमारी उपज किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था किसान साथियों कि जब सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग अवस्था शुरू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये सोयाबीन की फसल की गर्भ अवस्था है। और इस समय यदि पौधा जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या हमारे द्वारा किया गई कोई कार्यविधि हो, क्रियाविधि हो खेत में, उसके द्वारा, तो निश्चित रूप से जो उसका असर है सीधा हमारी फसल के पैदावार पे पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं जो मैंने अनुभव किए हैं, और उसके आधार पर किसान साथियों काफ़ी बार ये समस्या आती है कि फूल तो हमें अपने खेतों में अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी फूल फलियों में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते हैं। कुछ हो भी जाते हैं किसान साथियों, तो वहाँ पर जो है फलियाँ हैं वो पोची रह जाती है, दाना ही सही तरीके से नहीं बढ़ता है। कई बार आधी फली सूख जाती है, 3 दाने की फली है, 2 दाने रह जाते हैं, 1 दाने के जो स्पेस है वो खाली रह जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला कारण है किसान साथियों मौसमी तनाव। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना अन्य देशों में सोयाबीन की जो पैदावार है हमारे देश से कई गुना ज़्यादा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक है, वहाँ की जो जलवायु है, जो मौसम है वो बिल्कुल फसल के अनुकूल है। और हमारे यहाँ किसान साथियों हम देखें तो कभी तो तापमान 40 डिग्री चला जाता है और कभी तापमान 20 डिग्री पे आ जाता। इतना उतार-चढ़ाव जब होता है किसान साथियों, तो हमारी फसल को स्ट्रेस मिलता है। या यूँ कहूँ किसान साथियों, एक उदाहरण के द्वारा, अचानक से आप एसी रूम में बैठे हैं और अचानक से किसान साथियों आप तेज़ धूप में चले जाते हैं, तो आपके बीमार होने के कितने चांस रहते हैं। ठीक इसी प्रकार की अवस्था जब हमारी फसल की होती है, तो फसल को काफ़ी स्ट्रेस होता है। फसल में किसान साथियों पोषक तत्व लेने की क्षमता है घट जाती है। फसल खुद को बीमार महसूस करने लगती है, और जब फसल बीमार है या उसमें तनाव है, तो निश्चित रूप से उसकी जो कार्य शक्ति है घट जाती है। फूलों की संख्या है किसान साथियों वो कम निकल सकती है, और तो जो फूल है किसान साथियों उसमें परागण की क्रिया प्रभावित हो सकती है, फूल ड्रॉप हो सकते हैं और फली में ही कन्वर्ट ना हो बाज भी रह सकते हैं। इस प्रकार की समस्या मौसमी तनाव के कारण आती है। अगली बात करें किसान साथियों, तो लगातार बारिश होना या खेत में काफ़ी दिनों तक नमी का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। यदि फूल आने की अवस्था में लगातार बारिश होती रहती है, तो किसान साथियों पानी की वजह से फूल गलकर नीचे गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से भी पोषक तत्वों को ये फसल ग्रहण ही नहीं कर पाती, और फसल को जब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से फसल कमज़ोर होगी, और जब फसल कमज़ोर होगी तो वो सभी फूलों का पूर्ण विकास नहीं कर पाएगी। तो ऑटोमेटिक रूप से उसमें कुछ फूल वो ड्रॉप कर देगी। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, यदि आपकी फसल में काफ़ी दिनों तक सूखा है, नमी की कमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तभी पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में आते हैं और फसल को मिलते हैं। तो नमी की कमी से निश्चित रूप से आपकी फसल को पोषक तत्व अवेलेबल नहीं होंगे, और इसी प्रकार की समस्या आएगी जैसे कि नमी की अधिकता से। इस कारण यदि संभव हो तो किसान साथियों आपके खेत में यदि खेती में बारिश का पानी भरा है, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। और यदि आपके क्षेत्र में सूखा है, तो इस क्रिटिकल अवस्था में, क्रांतिक अवस्था में या फसल की गर्भ अवस्था में आपको उसको नमी की पर्याप्त व्यवस्था करना है। आप स्प्रिंकलर सिस्टम से किसान साथियों हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो वो है पोषक तत्वों की कमी। जैसा किसान साथियों मैंने आपको कई वीडियो में अभी तक बता चुका हूँ, और अभी भी कुछ किसान साथी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि बुआई के समय मैंने वो खाद नहीं दिया, अब यह खाद डाल दूँ क्या? तो किसान साथियों, जो खाद आप बुआई के समय या बुआई से पहले देते हैं वही आपकी फसल के लिए प्रमुख भोजन है। खड़ी फसल में आज आप खाद डाल रहे हैं, उसमें से कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, पता नहीं। दूसरा है किसान साथियों, जब शुरुआत से ही पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, तो पर्याप्त रूप से उसे रोगों से भी लड़ने की ताकत मिलती है, और पोषक तत्वों की भरपूर पूर्ति वो अपने हिसाब से करती रहती है ज़मीन में अवेलेबल हो तो। लेकिन जब तक आप
उसमें स्प्रे कर रहे हैं, इसकी कमी के लक्षण दिख रहे हैं, फसल कमज़ोर दिख रही है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और फसल कमज़ोर हो चुकी होती है और कमज़ोर फसल कभी अच्छा उत्पादन नहीं दे सकती। टेम टेम का मोती पाक की कहावत एक सही है किसान साथियों, कि बिल्कुल आप सही टाइम पे यदि जो फरो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं, पोषक तत्व हैं, इनका प्रबंधन करते हैं, तो आपकी फसल को बहुत ही अच्छी तरह से रिज़ल्ट ये देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ समय निकलने के बाद यदि इनका प्रयोग करें, तो आप 4 कट्टे भी डाल दें, 8 कट्टे भी डाल दें, तो फसल की वैसी ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती है। इस फूल आने की अवस्था में जो सबसे ज़्यादा मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, फास्फोरस और पोटाश की। किसान साथी 05234 का प्रयोग फूल अवस्था में करते हैं और इससे जो पहले की अवस्था है उसमें एनपीके 19-19-19 या 18-18 या 12-61 का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि साथियों पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फूल की अवस्था में आपको जितना कम हो सके स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्था है बहुत ही सेंसिटिव अवस्था है। पोषक तत्वों की यदि कमी आपको लगे कि शुरुआत से लेकर फूल आने की अवस्था में 1 महीने का समय होता है जो अर्ली वैरायटी भी, तब तक आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाँ, कि मेरी फसल में पोषक तत्वों की कमी है। तो फूल आने की अवस्था से पहले ही आप जो भी आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी है, चाहे फास्फोरस, पोटाश की है, आप शुरुआत में नहीं दे पाए तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। या किसान साथियों आप जो है 1261 का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में ही यदि इनको आप देते हैं फसल की वेजिटेटिव स्टेज पे, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिज़ल्ट देते हैं। फूलों की क्रांतिक अवस्था में इनको देने से आपके जो फूल हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। यदि किसान साथियों आप पूर्व अवस्था में नहीं दे सके, तो फूल की अवस्था में इनको प्रयोग करने से बचना चाहिए और जब फली बनना लग जाए तब आपको एनपीके 05234 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है जिसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा आती है, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अगली बात करें किसान साथियों, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और बहुत बड़ा रोल निभाता है फूलों को या आपकी सोयाबीन की फसल को बाज होने से, और वो है बोरान। किसान साथियों बोरान जो आपकी फसल के जो फूल है, इनकी जो प्रजनन क्रिया है, पराग नली है, परागकण है, इनमें काफ़ी सहायता करता है। इसकी कमी से किसान साथियों आपकी फसल में जो परागकण की क्रिया है वो कम हो सकती है। जो फलियों में दाने भरने की संख्या है वो कम हो सकती है, दाने सिकुड़े हुए रह सकते हैं। 3 दानों की जो फली है उसमें केवल 2 ही दाने पड़े, उनका भी सही विकास ना हो। क्योंकि बोरान की कमी आसानी से सोयाबीन की फसल में दिखती नहीं है। इसके बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है और किसान के लेवल पे इतना संभव नहीं है। तो जब भी आप अपनी फसल की पूर्व अवस्था में कोई भी फूल आने से पहले की अवस्था में आप कोई इल्ली की दवाई डाल रहे हैं या कोई एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर बोरान का प्रयोग भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसकी कमी के लक्षण दिखेंगे नहीं। ज़्यादा महँगा डोज़ भी नहीं है किसान साथियों, और इसकी जो ज़्यादा मात्रा भी आपकी फसल को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन होती ज़रूर है और एक थोड़ी-सी कमी भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। अगला कारण की बात करें किसान साथियों, तो बहुत बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फूल की जो अवस्था है वो सेंसिटिव अवस्था में है और ज़्यादा आपको इस समय कोई भी स्प्रे करने से बचना चाहिए। तो जो कीट और रोग है किसान साथियों, यूँ तो 20 दिन की अवस्था से ही हम स्प्रे करने लग जाते हैं। कुछ किसान बस भाई है जो 30 दिन की अवस्था में स्प्रे करते हैं, लेकिन फूल आने की अवस्था से पहले ही कीटों का यदि हम नियंत्रण कर लेते हैं किसान साथियों, तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार इल्लियाँ फूल की अवस्था में इतनी हावी हो जाती हैं और हम उसका स्प्रे करते हैं तो भी नुकसान, नहीं करें तो भी नुकसान। स्प्रे करें तो फूलों को खतरा, नहीं करें तो कीड़े हैं जो फसल को खा जाएँगे। तो फूल आने की अवस्था से पहले आप कीड़ों का अच्छी तरह से नियंत्रण कर लें। एक है किसान साथियों, इस फूलों की अवस्था में सेंसिटिव अवस्था में रोग आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और इस समय फूलों को भी नुकसान होता है। क्योंकि किसान साथियों सामान्यतः जो सोयाबीन की फसल है उसमें आखिरी स्टेज या फलियों के जब कर बनने लग जाते हैं, उस समय हमें फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी फसल स्वस्थ है तो उस अवस्था में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पहले से रोगों के लक्षण दिख रहे हैं अपने खेत में, तो आपको फूल आने से पहले ही जो फंगिसाइड का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हेवी फंगिसाइड की वजह से जो फूल हैं वो ख़राब हो जाते हैं या फूल आने की जो प्रोसेस है, पौधे तनाव में चले जाते हैं और वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको फफूंद जनित रोग से बचाने के लिए भी अपनी फसल को जो पहले से ही स्प्रे करके तैयार रखना चाहिए। किसान साथियों इस समय जो सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई जिसे आप कहते हैं, वो भी
एक खतरनाक रोग जिसे वाईएमवी या येलो मोज़ेक रोग के नाम से आप जानते हैं फैलाती हैं, तो इसके लिए भी आपको ऐसी ही दवाई का प्रयोग फूलों की अवस्था से पहले-पहले कर लेना चाहिए। साथ ही खेत में किसान साथियों आपको येलो स्टिकी टेप भी लगा देना चाहिए, जिससे कि पास-पड़ोसी खेत से भी व्हाइट फ्लाई आए तो आपके खेत में वो कंट्रोल हो सके। सबसे बड़ी बात जहाँ पर हम गलती कर रहे हैं उसको यदि हम ध्यान रखें तो किसान साथियों ये जो फूल ड्रॉप होने की समस्या है, ये और कम हो सकती है। देख सबसे पहली बात ये है कि सही समय पर हमें बुआई करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बीज दर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। जब भी हम बीज दर का ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, फसल घनी हो जाती है, उसकी जो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, वो पौधे की वृद्धि में निकल जाती है। परिणाम स्वरूप जब पौधे में फूल आने की अवस्था आती है, तब तक पौधा कमज़ोर हो जाता है और जब कमज़ोर पौधा रहेगा, तो फूल उसमें अधिक कैसे आएँगे। दूसरा है किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं, वो है कि आप बेसल डोज़ में ही अधिकतम पोषक तत्वों की पूर्ति कर लीजिए। यदि आपको खड़ी फसल में उर्वरक की कमी दिखे तो किसान साथियों बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप बेसल डोज़ में ही नहीं डालते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरी फसल कम है, कमज़ोर है, यूरिया डाल दूँ, डीएपी डाल दूँ, गलत बात है। आप उसे शुरुआती अवस्था से ही अच्छा उर्वरक का प्रबंधन करके देंगे तो आपकी फसल शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करेगी। और जब फसल शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करती है तो काफ़ी ज़्यादा किसान साथियों उसमें आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं कि उसमें फूल है अधिक आते हैं, फलियाँ अधिक हैं, रोगों से लड़ने की ताकत पौधे में रहती है और एक उचित फसल हमें प्राप्त होती है। जल निकास और पानी की कमी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है किसान साथियों, यदि खेतों में पानी भरा है तो आपको उसको बाहर निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आलस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके खेत में पानी की कमी है तो आपको वहाँ पर सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बरसाती फसल है आज देखूँ, कल देखूँ, परसों देखूँ, इतने में आपकी फसल में नुकसान शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से हमारी जो फसल है किसान साथियों, वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल देखने के बाद भी जो फलियों में कन्वर्ट न होने की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो ये जो कुछ समस्याएँ मैंने आपको बताए हैं, कुछ समाधान आपको बताए हैं, इनका यदि आप प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो कभी भी आपकी फसल में इस प्रकार की समस्या नहीं आती हैं। फूल आने और फली बनने के समय जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, वो फास्फोरस और पोटास, और उनकी जो मात्रा प्रयोग में की जाती है किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप फूल आने की पूर्व अवस्था से डाल देते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। यदि किसान साथियों आप पोटास का पूर्व बेसल डोज़ में प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप 1261 जो फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 20% वाला जो बोरॉन आता है उसका भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे तरीके हैं किसान साथियों, जो आपकी फसल में इस प्रकार की समस्या से आपको निजात दिला सकते हैं। एक लंबे समय तक किसान साथियों फूलों की अवस्था में कीटनाशक का स्प्रे आपको ना करना पड़े, तो जो फूलों की अवस्था है उससे पूर्व ही आप इमामेक्टिन या फ्लूबेट, डाइमाइट या क्लोरेंट्रानिट्रोल जो कीटनाशक हैं, कम से कम 15 दिन तक रिज़ल्ट देते हैं। इन कीटनाशकों का यदि आप प्रयोग करते हैं, तो कभी भी आपकी फसल में इस प्रकार की कीटों की समस्या फूलों की अवस्था में नहीं आती। साथ ही यदि फूल आने की अवस्था से पहले ही आपको रोगों के लक्षण दिख रहे हैं, तो किसान साथियों आप यहाँ पर कुछ अच्छे फंगिसाइड जैसे कि टेबुकोनाज़ोल और जो सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, आप वो ले सकते हैं या पाइराक्लोस्ट्रोबिन या आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे-अच्छे टेक्निकल मिल रहे हैं, उनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फूल की अवस्था में आपको स्प्रे करने से बचना चाहिए। एक ऐसी स्थिति में आपकी फसल जाती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का तनाव न दे, तो आपकी फसल में किसान साथियों अच्छी उपज के पूरे चांस है। प्राकृतिक कारणों को ध्यान रखें, लेकिन किसान साथियों जहाँ पर हमारे साथ जो संभव है, हम वो कर सकते हैं। कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं, पानी अतिरिक्त भरा है तो जल निकास कर सकते हैं, सूखा है तो पानी पिला सकते हैं। तापमान को तो हम ऊपर-नीचे नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्रबंधन हम कर दें, उसे सही मात्रा में पोषक तत्व दे दें, रोगों और कीटों से बचा लें, तो किसान साथियों हमारी जो फसल है, वो स्ट्रॉन्ग रहती है। और जब वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उसकी इम्यूनिटी किसान साथियों बड़ी रहती है, तो वो प्रकृति के जो तापमान है, उसके असर से भी कम डैमेज होती है और इस प्रकार से हम एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जानकारी अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि अन्य किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ लेवें, तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए किसान साथियों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप चैनल पे ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।